तो आज पाकिस्तान समेत ही दुनिया भर में करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, करप्शन के अगेंस्ट आई बिलीव। मगर हाल ही में जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, हम सब जानते हैं कि उनका एक केस था जो साथ उनके आने वाले वाक़यात थे, अवामी इदारों की शफाफियत हो, जो इख्तियारात हों उनके इस्तेमाल के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। जुए की ऐप्स की तशहीर के इल्ज़ाम में तकरीबन 100 डेज़ तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में रहने के बाद जी ज़मानत पर रिहाई हासिल करने वाले जो डक्की भाई हैं, इन्होंने अपनी एक तवील वीडियो बयान में कुछ बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात कह लें वो किए हैं। और उनके मुताबिक जो उन्हें सारी चीज़ें जो उन्होंने उनसे पूछी गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उन सब की फराहमी के बावजूद उन्हें तशद्दुद का सामना करना पड़ा। क्रिप्टो ट्रेड्स रोकी गई, ख़ानदान के माली मामलात को फ्रीज़ किया गया और मुबैना तौर के ऊपर $3,26,000 ज़बरदस्ती एक ज़ाती वॉल्ट में मुंतकिल करवाए गए। इसके साथ साथ अहले खाना पर दबाव हो, रिमांड पे बार बार तौसी हो, भारी रिश्वत के मुतालबात हों, ये सब उनसे किए गए। और ये एक व्लॉग उन्होंने जो अपनी रिहाई के बाद डाला उसमें बहुत सारे इंकशाफात हुए। इस केस ने एक बार फिर बहुत सारे जो बुनियादी सवालात हैं उनको खड़ा किया है कि क्या मौजूदा निज़ाम में आम शहरी को इंसाफ तक हकीकी रसाई हासिल है। ये ताकत, ये इख्तियार सब कुछ तय करता है। इस पे हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ जो इस व्लॉग के अंदर जो कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने अपने यूट्यूब के ऊपर डाला, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी पहले बात हो चुकी है। आज हमने इस पे बात करनी है। सैयदा ज़हरा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़हरा। इसके साथ साथ ज़िया इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक डायरेक्टर लॉ है FIA हेडक्वार्टर पाकिस्तान, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। आगाज़ सर मैं आपसे एक गुफ्तगू का करती हूँ। ये जो हमने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा है, वैसे तो ये सवालात अब आई बिलीव कि हम सब कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, माजी में भी हमारे शफाफ ट्रांसपेरेंसी वाला मामला हो, लोगों के साथ जो सलूक हो, जो इंसाफ का मयार है उसका दोहरा होना हो, ये कोई नई बात नहीं है। बट एक ऐसा शख्स जो कि काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंशियल भी आप कह सकते हैं, अगर उसके साथ भी ये सलूक हुआ है तो आई बिलीव कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ज़रा आप हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस दें। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि जो बैटिंग ऐप्स हैं वो क्या हैं। और बैटिंग ऐप्स सबसे ज़्यादा जो अगर वेबसाइट पे हैं तो अमेरिका के हैं, UK के हैं। और उन ऐप्स को कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उस पर अपनी ID क्रिएट करने के बाद उसमें नॉर्मली बैटिंग वगैरह के लिए जो करते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई जो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है या पॉडकास्ट करने वाले हैं, जब वो करते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, डिकी के जो फॉलोअर्स थे तकरीबन कोई 18 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। और जब एक लिमिट क्रॉस कर जाएं तो इसमें लाजमी बात है वो ऐड जो है, जो स्पॉन्सरशिप है, जो पब्लिसिटी के लिए, टेम्पटेशन के लिए देते हैं, परचेज़ वगैरह के लिए या ट्रेडिंग के लिए, वो ऐप्स ऐड आते हैं। उसी रेफरेंस से इसने जो बैटिंग ऐप्स थे वो यूज़ करने शुरू किए, डाउनलोड किए। उनमें बैटिंग ऐप्स में इसने अपनी IDs क्रिएट की और उसके रेफरेंस से अब कसिनो जो है, कसिनो पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल सही, अमेरिका में है, UK में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में तमाम है, एक्सेप्ट एक दो जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ पर है। बिल्कुल सही। इसी तरह आप रेसिंग जो है, जो डर्बी रेस हैं या जितने भी रेस से रिलेटेड हैं, वो भी पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड है, लेकिन उस हिसाब से रेस नहीं है कि जहाँ पे बैटिंग वगैरह हो। ठीक है। तो जब ये ऐप डाउनलोड किए तो इसमें जितने भी अगर कोई बैटिंग करता था वो अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अमाउंट इन्वेस्ट करता था बैटिंग में। शुरू में जो बैटिंग वगैरह का करता रहा, डिकी उनको बेनिफिट भी देता रहा, उनको जो प्रॉफिट होता था। अगर किसी ने बैट लगाई है और कोई डर्बी में या कैसीनो में कोई चीज़ अगर विन करता है, कोई जिसमें बैटिंग की है, उस पर ये इन्वेस्टमेंट पे उसको बाकायदा तौर पे जो प्रॉफिट होता था वो देता था। लेकिन लेटर ऑन इसने बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर एक स्टेज इसकी ये भी आई डिकी की कि इसके जो मंथली इनकम थी वो $1 मिलियन थी मंथली, और इससे ज़्यादा भी थी कहीं, लेकिन नॉर्मली जो एग्रीगेट अगर निकालते हैं तो 1 मिलियन मंथली थी। ठीक है।
इसी दौरान अब ये देखिए कि पाकिस्तान में जितने भी अगर इस तरह के एक्टिविटीज़ में कोई है, जिस तरह से रजब अली भट्ट है और बहुत से लोग हैं, उनके पास किसी ने भी बैटिंग ऐप में पाकिस्तान से किसी ने रकम नहीं लगाई। और अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पे, जो 3 मुकदमात लाहौर में हैं उसमें रेफरेंस से कोई नहीं आया। ठीक है। लेकिन इसका जो जब इसने मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स में और यूट्यूब में इसने क्लेम बड़े बड़े करने शुरू कर दिए, तो फिर उसको FIA ने इसको अरेस्ट किया। ठीक है। और FIA का जो अरेस्ट करने के बाद अगर आप उसको देखें 196 ऑफ 25 FIR है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसको पकड़ा भी गया, टॉर्चर भी किया गया, मारा भी गया। तो उसके रेफरेंस से अभी तक कोई विटनेस इसके ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही प्रोक्योर कर सके हैं, ना ही किसी एग्रीव्ड पर्सन ने जो विक्टिम बना हो बैटिंग का, उसने आके कोई 161 की स्टेटमेंट आके दी है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब तक डॉक्यूमेंट्री प्लस उसकी सपोर्टिंग कोई 161 की स्टेटमेंट में वर्बल जब तक आके नहीं बयान देगा, कोई ऑफेंस इस्टेब्लिश नहीं होता। तो सर ये फिर माजरत के साथ, अब ज़ाहिर है हमारे पास वक्त की कमी भी है, ये इतना एक लंबा प्रोसेस चला जिसमें हमने देखा कि उसकी फैमिली को भी बुलाया गया, उसकी वाइफ जो अरूब है वो भी गई। अब जब ये वीडियोस आ रही हैं, इसमें जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं, ये तो फिर समहाउ बहुत सारी चीज़ों को लूप इन हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में भी नजर। नो डाउट आप देखें ना, जब तक साइबर क्राइम पंजाब या पाकिस्तान जो है FIA का एक विंग होता था, उस वक्त तक इनके ऊपर चेक होता था। जब ये एजेंसी सेपरेट हुई, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, इसमें 95 से ज़्यादा जो इनका स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है और रेगुलर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, पुलिस ट्रेनिंग नहीं है। FIA से चंद एक ऑफिसर्स गए हुए हैं जो अटैचमेंट में हैं। अब इस इंसिडेंट्स में सिर्फ एक ऑफिसर है जो FIA से गया हुआ है अटैचमेंट में, और जो इसमें बना है वो भी AD रैंक का है। बाकी अगर देखें, ये जो मेन जो है, इज़ नॉट एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, इज़ इक्वल टू BPS 18, और इसकी कोई पुलिस ट्रेनिंग नहीं है। इसका डेजिग्नेशन भी जो है रीजनल कोऑर्डिनेटर है। इमेजिन आप इतने बड़े केस पे, इतनी बड़ी गैम्बलिंग ऐप्स के ऊपर एक्शन ले रहे हैं किसी के अगेंस्ट, और जो वहाँ पे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है वो नज़र भी आया। अच्छा ज़ाहरा, अब मैं आपकी जानिब आऊँगी। ज़ाहिर है बहुत एक बड़ी फॉलोइंग है इस तरह के यूट्यूबर्स जो व्लॉग्स बनाते हैं, और फिर ज़ाहिर है इनका एक इन्फ्लुएंस अपनी जगह पे मौजूद है। आपने भी, आई एम श्योर आपकी नज़रों से भी ये वीडियोस गुजरी होंगी जो इसमें बहुत सारे क्लेम उन्होंने किए गए कि मुझे किसी को पहले वीडियो कॉल पे दिखा के बच्चे को और कहा गया है कि ये देखो ये डकी भाई और मुझे मारा गया। फिर जिस तरह की टॉर्चरस उनकी कहानी थी, ये एक बहुत बड़ा मसला इस केस में है कि हम इतने बड़े केस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पकड़ रहे हैं और हम इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। और अभी जिस तरह ज़ियाद साहब ने भी बात की है, बिल्कुल इसी तरह। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि इस केस ने ख़ास तौर पर बेसिकली ये केस करने का उनका मकसद तो यही था कि शायद वो जो है अपनी कारकर्दगी को एक बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस केस ने NCCI की कारकर्दगी के ऊपर, NCCI की स्पेसिफिकली कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी ऐप की पहले भी तशहीर की जाती रही है PSL की तरफ से, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी थे। बहुत से हमारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान जो है अपनी टी-शर्ट्स के ऊपर उसी ऐप की ब्रांडिंग भी की है। तो ये फिर कानूनी कार्रवाई उस इदारे के ख़िलाफ़ क्यों नहीं की गई, PSL के उन क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ क्यों नहीं की गई? एक आप कह लें कि पर्सनल जो है ना, ये तो किसी के ख़िलाफ़ पर्सनली उनको टॉर्चर करना, फिर इसमें क्योंकि इनके अपने मफादात शामिल थे। अब ये बात तो बहुत खुलकर सामने आ चुकी है, पहले भी ये बात कई दफ़ा की जाती रही है। ख़ास तौर पे मैं तो शुरू से ही यही कहती आई हूँ
कि ये डकी भाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है ये एक ज़ाती पर्सनल ग्रज एग्जैक्टली, और जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर ये सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता तो उसमें कभी भी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि बच्चे को सामने लाकर जो है, और आप बार बार आके पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि मेरे वतन अज़ीज़ के बच्चों के को ये ख़राब कर रहे हैं, मेरे वतन अज़ीज़ के, अगर आपका बच्चों के बारे में इतना कंसर्न है तो आप एक बच्चे के माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं कि आप डकी भाई को सामने बिठाकर उसे अब्यूज़ करते हैं, आप उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप उसी वतन अजीज़ के बच्चे के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। और आई बिलीव कि अगर आपने इम्पैक्ट छोड़ना है तो आप लेट द जस्टिस सर्व, आप उसको अगर लगता है कि वो कल्प्रिट है तो आप उसको इस सिस्टम के ऊपर छोड़े, ना कि आप खुद इन्वॉल्व होकर वही बातें पर्सनल। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली सिर्फ चौधरी सरफराज का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन BBC की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 13 ऐसे अफसरान हैं NCCI के जो कि ऐसे मज़ीद मुकदमात में भी जो है वो शामिल रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद का F11 में होने वाली एक रेड हो जिसमें कॉल सेंटर के ऊपर एक रेड की गई, और पहले ये रेड करते थे और फिर बाद में अपने ही बंदे भिजवा कर उनसे डील करते थे, जिसमें इन्होंने पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल के सितंबर तक तकरीबन 12 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया। ये 13 मुल्ज़मान हैं जिनमें जो है सरफराज साहब भी शामिल थे, बल्कि सरफराज साहब का अगर साहब का रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने बहुत से ऐसे झूठे मुकदमात ब्लास्फेमियस ख़ास तौर पे जो है ऐसे मुकदमात बनाए, और ये ख़ास तौर पे ये क्या करते थे कि यंगस्टर्स जो है उनको ट्रैप किया जाता था। इनकी पूरी एक टीम थी जिसमें हमारे एक नामवर वकला जो है वकील साहब जो हैं वो भी शामिल थे इनके साथ, और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता था, उसमें यंगस्टर्स को ऐड किया जाता था फीमेल्स के थ्रू, और फिर उसमें ब्लास्फेमियस जो है वो डिस्कशन की जाती थी, और फिर उसको बुनियाद बनाकर जो है उनको फंसाया जाता था। तो ये साहब रिकॉर्ड जो है सरफराज साहब का इस बारे में जो है वो सामने साबित हुआ है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये NCCI की कारकर्दगी, NCCI के अफसरान, उनके ये तो अभी इसीलिए इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि ये डकी भाई एक वेल नोन पर्सनालिटी थे। तो अगर हम इसको फर्दर ये हाईलाइट ना होता तो फिर ऐसे कितने अभी भी लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं इसी जो है झूठे मुकदमात के, क्योंकि उन्होंने डील नहीं की। वेरी अनफॉर्चुनेट। सर अभी जो ज़हरा साहिबा भी बात कर रही हैं, अब ये तो समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है या जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है इस सारे केस को मिस हैंडल किया गया है समहाउ। अगर ये इतना एक मामला एक्सट्रीम पे पहुंचा है तो अब जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है या जो लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं या इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बीच में फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने एक अननोन पर्सनालिटी को भी वहाँ पे डिस्कस किया जिन्होंने एज अ सेवियर काम किया। तो ये एक बहुत सारे कि इन्वॉल्वमेंट तो बहुत सारे लोगों की समहाउ कहीं ना कहीं है। नो डाउट इसमें इन्वॉल्वमेंट तो बहुत सारे लोगों की है कुछ, लेकिन ये जो लाइट पर्सन जो इस डिकी के केस में हैं, अब आप ये देखिए कि इनकी बाकायदा तो ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का नाम भी मिसयूज़ किया कि जी वो हमारे साथ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पे ये किया गया। और इनका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ आप इससे लगा सकते हैं कि जो इन्होंने सेक्शन ऑफ लॉ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के लगाए वो अट्रैक्ट ही नहीं करते, और उसके रेफरेंस से कोई एविडेंस ऐसी आई हो, कोई इंक्वायरी इन्होंने की है तो कौन सी एविडेंस आई, ये बिल्कुल ये तो पर्सनल वेंडेटा के रेफरेंस से अगर लगता है कि जी इन्होंने एक टारगेट किया था कि ये मशहूर हुआ हुआ है तो इसको कैच करो। मैक्सिमम जो भी रॉन्गफुल गेन के रेफरेंस से अगर कोई इनका बनता है तो उसके हिसाब से इन्होंने किया, और वो किया भी जिस पर्पस के लिए था। अगर देखें गैम्बलिंग के ऐप के रेफरेंस से करते हैं तो गैम्बलिंग का जो 78 का एक्ट है हमारा, उसमें ये चीज़ें हैं ही नहीं। अगर वेबसाइट पे अगर जाके हम ऐप पर करते हैं, जिन ऐप को डाउनलोड करके करते हैं वही ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, वही ऐप जो हैं वो आपके क्रिप्टो करेंसी के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उन्हीं ऐप्स में से अगर आप रेसिंग के लिए रेफरेंस है या जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो कैसीनो वगैरह ये उस हिसाब से करते हैं, एक तो इसका फॉलोअर्स इतने ज़्यादा थे, इसको इन्वेस्टमेंट आते रहे, बहुत से अफराद होंगे
जो इससे ज़्यादा जिनकी अर्निंग होगी। लेकिन मसला है कि एक पब्लिकली उसने अपने आप को थोड़ा सा मीडिया में प्रोमिनेंट किया तो उन्होंने कहा इसको कैच करो। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब एविडेंस कलेक्ट हो जाती है, एफआई का जो एक रहा कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, फिर अरेस्ट किया जाता है, ताकि अगर केस है तो उसको सक्सेसफुली इस्टेब्लिश भी किया जाए। लेकिन अब तक इसमें कोई ऐसी चीज़ मटेरियल नहीं है जो मैंने स्टडी की है। ठीक है, ठीक है। इन द एंड ज़ारा, आज ये तो केस हो गया डकी भाई का, लेकिन स्टिल करप्शन के हवाले से आज का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल इदारे भी ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूट कॉज है हमारे मामलात सीधे ना होने का, वो करप्शन है। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 134वें नंबर पर है करप्शन में। और हमारे यहाँ गुर्बत की भी एक बड़ी वजह जो है वो करप्शन है, क्योंकि हकदार को उसका हक नहीं मिल पाता। और रिसेंट उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो है रिसेंटली इजाफा हुआ है करप्शन में। तो इदारों को चाहिए, और ख़ास तौर पे एंटी करप्शन काम कर रही है। हमने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा कि काफ़ी इवन पुलिस स्टेशंस में आप देखें, हमने बड़े बड़े नाम भी देखे, हमने बड़े बड़े इदारों में ऐसे वो देखे, पुलिस ऑफिसर्स देखे जिनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर 10-12 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है तो फर्दर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जैसे कि अभी बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने बताया कि 13 ऐसे अफसरान थे एनसीसीआई के जो ऑलरेडी इन मुकदमात में मुलविस रहे हैं, मतलब वो पहले भी ऐसे क्राइम जो है वो कमिट करते रहे हैं। लेकिन इसको पहले क्यों नहीं रोका गया? मतलब आफ्टर दिस के जब ये मामला इतना हाईलाइट हुआ और फिर नोटिस लिया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इस पे पहले काम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर आलमी इदारों के सामने या उनके नोटिस में ये बात थी, तो फिर हम पाकिस्तान में रहते हुए हमें ये हमने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? तो इदारों ने अपना काम क्यों नहीं किया? और वही बात है कि क्योंकि हम करप्शन पे बात कर रहे हैं, आज करप्शन के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मैं तो हमेशा से ही कहती रहती हूँ कि करप्शन इज़ जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ स्नो। Once it's set its railing, it increases always. तो मुझे तो ये कहूँगी कि इदारों को भी चाहिए कि ओवर एफिशिएंटली हमें इस करप्शन के अगेंस्ट काम करना है, आई बिलीव। क्योंकि जैसे अभी ज़ारा ने भी बात की और अभी सर भी यही बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क के मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला करप्शन है, जो कि इंटरलिंक्ड है हर चीज़ से। आप इकॉनमी की बात कर लें, आप गुर्बत की बात कर लें, आप इदारों के सही तरीके से काम ना करने की बात कर लें, रूट कॉज जो है वो करप्शन ही है समहाउ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़ारा आपका भी बहुत शुक्रिया।